That is mixtures and compound, जो कि कल कराया जा चुका है। तो मिक्सचर और कंपाउंड में अंतर स्थापित करना है। दूसरा, डिफरेंशिएट बिटवीन metals and non-metals. Differentiate between homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures. जो नहीं पता है वो मैं बताऊंगा। डिफरेंशिएट बिटवीन सॉल्यूशन कोलाइड एंड सस्पेंशन। Now, make a flow chart of metal. Make a flow chart of metal on basis of purity. On basis of purity and define each. Cite one example for each. Now, 6. Define alloy. Write 2 examples of alloy along with their composition. Are alloys same as metalloids? क्या रिद्धि alloys और metalloids सेम होते हैं? बोलो। हाँ या नहीं, कुछ तो बोलो। बहुत अच्छा। Same as metalloids. Define. Now, define Tyndall effect. Concentration, saturated solution, unsaturated solution. Now, that is solvent. Define dispersed phase, dispersing medium, emulsion, sol, gel. Make tea using the following words. Make tea using the following words. Dissolve, solute, solvent, solution, soluble, insoluble, filtrate, residue, if
40 gram NaOH is mixed in 360 gram water. Find mass by mass percentage. In concentration. चलो अब आगे की बात करते हैं। हम लोगों ने पहला तो कर दिया था, मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफाइन कर लोगे। देखो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बीच में अंतर देखो। क्वेश्चन नंबर 3, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस mixture. It has uniform composition, that is evenly mixed throughout. ये समांगी मिश्रण है। सिर्फ होमोजीनियस मत लिखना, कोई भी चीज शॉर्टकट नहीं लिखना, कुछ भी कराया जाता है उसको पूरी हेडिंग लिखी जाती है। अच्छा, it has non-uniform composition, ठीक है, non-uniform composition. It is very stable in nature. So called, इसलिए इसको क्या कहते हैं? True solution. It is either less stable, जैसा कि कोलाइड में होता है 2-3 दिन तक डिटॉल इन वाटर चल पाता है, less stable in कोलाइड, और not stable chalk in water, जैसे कि निलंबन, सस्पेंशन। सही है। साइज ऑफ पार्टिकल, सेंटेंस पूरा करो रोहित। Size of is less than 1 nanometer, जबकि इसमें क्या होगा? Size of particles are more than 1 nanometer. Fourth, ठीक है, that is it does not show path of light। मान लीजिए हमारे पास अब एक ये लिक्विड है, हो सकता है इसमें डिटॉल पड़ी हो, मुझे मालूम नहीं, काफी पुराना है। अगर ये टिंडाल इफेक्ट देगा तो फिर हम मान जाएंगे कि ये हेट्रोजीनियस है। पाथ ऑफ लाइट दिखनी चाहिए, देख लेते हैं। आप लोगों को दिख रहा है उधर? तो इससे क्या पता चलता है? That is, it gives tyndall effect। दिख रहा ना? रिफ्लेक्शन भी आप देख लो, दिख रहा है कि नहीं? So it is giving tyndall। अभी से इसको मैं फेंक के पानी डालूंगा, तुमको पाथ ऑफ लाइट नहीं दिखेगी। ये देखो, दिख रहा कि नहीं? तो ये देखो, दिख रहा है? सही है। अब जरा देखो, तो इसका मतलब है जो हेट्रोजीनियस सोल्यूशन है वो पाथ ऑफ लाइट। अब जरा दूसरे में मैं पानी लेके दिखाऊं, इसमें ले लेता हूँ। ये तो एसी का पानी सही होगा, नहीं होगा तो फिर उधर से लाना पड़ेगा। पता नहीं कैसा है, ये भी दिखा रहा है ये साफ पानी नहीं है। तो सही पानी लाएंगे तो हो जाएगा, मैं वहां से लाता हूँ। और पानी में क्या मिलाऊंगा? नमक मिलाऊंगा तो भी वही है। सो पाथ ऑफ लाइट क्यों नहीं शो करता है? एज इट डज नॉट स्कैटर लाइट। पार्टिकल इतने छोटे हैं कि लाइट बस बगल से निकल जाती है, और जिसके बड़े पार्टिकल होंगे तो लाइट क्या होगी? उस पर टकराएगी और प्रकीर्णन होगा। इसको स्कैटरिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अगर मैं यहाँ छोटे छोटे नेल्स लगा दूं और बहुत सारी मोती पटकूं तो मोतियाँ किलो में धंस जाएंगी, और बड़े बड़े इतने बड़े बड़े पत्थर रखूं और मोती पटकूं तो माला बिखरने लगेगी। तो
तो उसके बिखरने की वजह से वही पार्टिकल हमें दिखाई पड़ जाते हैं जिनसे बिखर रही है, उसी को स्कैटरिंग कहते हैं। बोलो बात समझ में आ गई? स्कैटरिंग क्या चीज होती है, समझ में आ गई बात ना? तो दैट इज इट डज नॉट स्कैटर लाइट। स्कैटर का मतलब है कि माला पटक दो मोतियों बिखर जाए, उसे स्कैटरिंग कहते हैं। ऐसा सो इट डज नॉट गिव टिंडाल इफेक्ट। और जबकि ये कैसा है, इट शोज टिंडाल इफेक्ट। क्यों दिखाता है? एज इट स्कैटर लाइट। इतनी बात समझ में आई? पांचवा इसमें एक एग्जांपल लिख दीजिएगा, दैट इज सॉल्ट इन वाटर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी लिख सकते हो, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl है, लेकिन पानी में डाल दो तो एसिड बन जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जबकि इसका फिफ्थ क्या है, एग्जांपल है डेटॉल इन वाटर, और दूसरा क्या है, डेटॉल इन वाटर, चॉक इन वाटर, और तीसरा क्या है, मिल्क इन, मिल्क खुद भी है, सही है, और सोप इन वाटर। हाँ, all particles pass through filter paper. Maybe ऑल पार्टिकल पास थ्रू फिल्टर पेपर, इसमें भी हो जाते हैं, लेकिन इसमें माइक्रो फिल्टर से नहीं होंगे। उसमें तो माइक्रो फिल्टर से पास हो जाएंगे, और उसमें कोलाइड वाले माइक्रो फिल्टर से नहीं होंगे, और वो वाले जो सस्पेंशन के वो किसी से भी नहीं होंगे। वो पॉइंट मत डालो, बस इतना ही लिखना है, नहीं तो टीचर वो डूबियस समझेंगे, वो समझ पाएंगे नहीं, वो 11th-12th का है, छोड़ो उस चीज को, सही है। तो तुम इतना ही लिख देना। अब आगे देखो, हम लोगों ने कल क्या देख लिया था, दैट इज सोल्यूशन देख लिया था। सोल्यूशन का मतलब है होमोजीनियस मिक्सचर, और तुमको क्राइटेरिया भी बताया था कि पार्टिकल अगर बहुत बड़े होते चले जाएं तो वो फिर कैसा होगा। इनमें एक साइज का स्केल बनाओ कि अगर 1 नैनोमीटर से छोटा है तो क्या है, होमोजीनियस, और उससे बड़ा है तो क्या है, हेट्रोजीनियस। लेकिन हेट्रोजीनियस में भी दो हैं, कौन कौन से हैं बताइए। अगर 1000 नैनोमीटर से बड़ा हुआ तब क्या होगा, और 1 नैनोमीटर से छोटा तो होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। यहां से यहां तक इसे क्या कहोगे, कोलॉइड। अब इससे ऊपर वाले को क्या कहोगे, सस्पेंशन। इतनी बात तुमको समझ में आ गई। अब जरा देखो अगली चीज, जो होमोजीनियस मिक्सचर है ये अलग से नोट है, क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। इट इज कॉल्ड ट्रू सोल्यूशन और सोल्यूशन। रोहित, इसे क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड ट्रू सोल्यूशन, या फिर क्या कहेंगे, और सोल्यूशन। इट मे बी कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स और 3 कंपोनेंट्स। अगर ये 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है तो क्या कहोगे, 3 से मिलकर बना है तो क्या कहोगे, करेक्ट। इफ इट इज मेड ऑफ 2 कंपोनेंट्स तो अनुष्का क्या कहोगी, देन दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड, बोलो, बहुत अच्छा। 3 से मिले तो बोलो, बाइनरी से बता ही नहीं तो क्या करें। अगर मान लो नमक पानी चीनी तीनों मिला दिया तो ट्राइनरी सोल्यूशन, और नमक पानी चीनी और कॉपर सल्फेट मिला दिया तो क्वार्टरनरी सोल्यूशन, सही है। इफ इट हैज 3 कंपोनेंट्स देन ट्राइनरी सोल्यूशन, सही। चलो, फिर आपके लिए बाइनरी सोल्यूशन काफी है। The component which is lesser in quantity is called solute and more in quantity is called solvent. The component which is
lesser in quantity is called solute, उसे विलेय कहते हैं. और the component which is greater in quantity, अगर 3 है तो उसमें जो सबसे ज्यादा है वही सॉल्वेंट है, बाकी 2 सल्यूट है. इज कॉल्ड सॉल्वेंट. इतनी बात तुमको समझ में आ गई. एंड देयर मिक्सचर इज कॉल्ड सल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन. तो जरा देखो, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट. साची सेंटेंस पूरा करो. इट इज मास ऑफ, मेरा कहने का मतलब है 10 ग्राम मैंने शुगर ली और 90 ग्राम वाटर लिया, तो क्या बना? 100 ग्राम शुगर वाटर. हाँ, या सिरप. 100 ग्राम सिरप. सही है. शुगर सोल्यूशन भी कह सकते हैं. आगे देखो, इतनी बात तुमको पता चल गई कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ट्रू सोल्यूशन क्या होता है. जो स्टेबल हो, जिसे हिला के ना पीना पड़े, जैसे लिमका बिना हिलाए पीती हो ना 6 महीने बाद, तो वो ट्रू सोल्यूशन. जो कभी भी नीचे बैठे नहीं, उसे क्या कहोगे? सही. अब तुम सिर्फ मुझे स्वास्थ्य का ये बता दो, कंसंट्रेशन यानी सांद्रता से तुम क्या समझती हो, तो फिर मैं आगे चलूं. Amount of solute present in a solution. यस, दैट इज कंसंट्रेशन. क्या होती है देखो, दैट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ, या तो सॉल्वेंट भी लिख सकते हो या फिर क्या, सॉल्यूशन, इज कॉल्ड कंसंट्रेशन. फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं कहूं कि 10 ग्राम शुगर इन 100 ग्राम सिरप है, तो बात सही होगी कि तुमको जो 100 ग्राम सिरप दिया इसमें 10 ग्राम शुगर है. और अगर मैं ये बोल दूं कि 10 ग्राम शुगर इन मिक्स्ड इन 90 ग्राम वाटर, तो भी बात समझ में आती है. जिसे समझने वाले को तो पता चल ही जाएगा तुमने क्या क्या मिलाया. तो इन सॉल्वेंट में भी कोई देता है तो भी उसे तुम सांद्रता कहोगी, और अगर इन सोल्यूशन में भी कह रहा है तो भी तुम उसे कंसंट्रेशन ही कहोगी. दैट इज 10 ग्राम शुगर मिक्स्ड इन, किसमें मिक्स्ड किया गया है? 90 ग्राम वाटर. और इसी को दूसरी तरीके से कैसे कहा जाए? 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन, क्या बोलोगे? प्रेजेंट इन 100 ग्राम सिरप. बोलो, बात समझ में आ गई? कंसंट्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 3 डिफरेंट वेज. हरीश, कौन कौन से हैं? बताया करो. बता ही नहीं रहे आप. बोलो सर. Mass by mass percentage of solution. और Mass of solution. तुम बता नहीं रही हो ठीक से. इट इज एक्स बुक में है तो क्यों नहीं बता रही? इन 3 वेज. कौन कौन से वेज है? मास बाई मास परसेंटेज, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट. डेफिनेशन पूरी करो मोजित. Mass of solute upon mass of solution मास ऑफ सॉल्यूशन. और भी कुछ लिखना है कि बस? into 100. सही है. तो तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज को कैसे निकालोगे? Volume of solute upon volume of solution into 100. सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. तो तुम मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज को कैसे निकालोगे? Mass of solute upon volume of solution. दैट इज मास. ये तीनों ही तुम्हारे बुक में है. मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100.
इतनी बात समझ आ गई? देखो मास पहले तो वॉल्यूम नीचे। तो सिर्फ ये बताइए मोजीज, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्युबिलिटी? The amount of solute that can be dissolved in liquid. Yes, maximum amount of solute that can be dissolved in, ठीक है, 100 ग्राम, कितने में? 100 ग्राम सॉल्वेंट, 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना ज्यादा से ज्यादा तुम डाल सकते, ठीक है, एट गिवन टेम्परेचर is called solubility of that solute in given solvent. फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी बुक में प्रज्ञा का एक एग्जाम्पल दिया है, तो बोलो 100 ग्राम नमक में वो कितना, 100 ग्राम पानी में कितना नमक डाल पा रही है, बताओ जरा। प्रज्ञा का एग्जाम्पल ले लो, तो बोलो 37 ग्राम नमक डाल पा रही है, बाकी रूम टेम्परेचर पे देख लो 20 डिग्री पर, दैट इज 36 ग्राम NaCl कैन बी मिक्स्ड, किसमें मिक्स किया जाता है? इन 100 ग्राम वाटर, कितने टेम्परेचर पर? सही है। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना तुम मिला सकते हो। तुम ये नहीं कि 1 किलो नमक जरा से कप में मिला लो, मिला पाओगी? मिलेगा ही नहीं। अच्छा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर और इंक्रीज इन टेम्परेचर। बताओ, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, जैसे तुम चीनी को पानी मिला रही हो तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा? मान लो चीनी तुमने पानी में डाली, बोलो ठंडे पानी में ज्यादा चीनी घुलती कि गर्म पानी में? गर्म पानी। तो बोलो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ी कि घटी? बढ़ी। तो क्या लिखोगे बोलो? सेंटेंस पूरा करो। सॉल्युबिलिटी, सेंटेंस पूरा करिए अनुष्का। ऑफ, करेक्ट, बहुत अच्छा। सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीजेस, कैसे बढ़ती है बोलो? विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। हाँ, जिज्ञासा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। कभी तुमने किसी को उबाल के पेप्सी दी है कि रुको जरा भी इसको बॉईल कर लाती हूँ फिर बड़ा टेस्टी लगेगा? तो बोलो ऐसे में जो उसके अंदर CO2 भरा हुआ है क्या वो सब उड़ जाएगा? जितनी कूल होगी पेप्सी उतनी CO2 ज़्यादा होगी, और जैसे ही अगर तुमने बाहर धूप में रख दी सब CO2 उड़ जाएगी, वो बस मीठा पानी रह जाएगा। तो बोलो गैस इन लिक्विड की कैसी होती है? सेंटेंस पूरा करो। यस, डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी। डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। बोलो मछलियां ठंडे पानी में मजे में रहती कि गर्म पानी में? बताओ। हाँ, ये तो बहुत जानती है, क्योंकि ठंडे पानी में O2 ज्यादा रहती है, O2 ही सब निकल जाएगी तो बेचारी मछलियां सफोकेट हो जाएंगी, वो ठंडे पानी को हो जाती है क्योंकि O2 ज्यादा डिजॉल्व हो। सही। चलो, व्हाट डज इट मीन बाय, अब तुमको टिंडाल इफेक्ट की डेफिनेशन हमने बता दी कि पाथ ऑफ लाइट इज, अलग से तो बताने की जरूरत नहीं है। अब हम बताते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और दूसरा कौन सा बताएंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सर सुपर सैचुरेटेड भी होता है? सुपर सैचुरेटेड भी होता है। मान लीजिए आपने बहुत सारा मिला दिया चाशनी, 100 डिग्री, देखो बहुत बड़ी बात पूछी इन्होंने, 100 डिग्री पे चाशनी बनाई बिल्कुल उबलते हुए पानी में, और उसको इन्होंने -29 पर खट से रख दिया। Then the particles does not get a time to get crystallized. तुरंत ही तुमने कभी ये देखा कि जैसे जैसे चाशनी ठंडी होती जलेबी वाले के पास किनारे किनारे क्रिस्टल ऐसे बनने लगते हैं, ऐसे क्रिस्टल बनते देखा है कि जलेबी वाले की दुकान पर ऐसे, तो तुमने देखा होगा ना ऐसा क्रिस्टल बन जाता होगा।
किनारे किनारे शुगर के क्रिस्टल बनते देखें, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन ये कह रहे हैं सर सुपर सैचुरेटेड है, 100 को लेके उसको सीधा क्रायोस्कोपिक टेम्परेचर पर डाल दो -29। तो ऐसे में क्या होगा बताओ, इट डज नॉट गेट अ चांस टू सेटल डाउन और क्रिस्टलाइज। और हम और कहो देखो मैंने 20 डिग्री पर या -20 पे भी बिल्कुल घुला मिला हुआ है, इसको सुपर सैचुरेटेड। इफ सडनली कूल क्या कर दिया जाता है, कभी कभी किसी की बोन बढ़ जाती है तो उसको क्रायोस्कोपिक सर्जरी कराते हैं, -50 में डाल देते हैं, बोन घट जाएगी और फिर उससे क्या होता है कि बैक पेन सब मिट जाता है, इसको क्रायोस्कोपिक सर्जरी करते हैं। ठीक है, तो हमें ज़्यादा लेना देना नहीं, सुपर सैचुरेटेड तुम समझ तो गए हो। बस तुम्हें दो चीज़ समझनी है, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। व्हाट डज इट मीन बाय सैचुरेटेड सॉल्यूशन, बताओ जरा। द सॉल्यूशन, मोहजी पूरा करो, इन विच, No more solute can be dissolved at a given temperature. बहुत अच्छा बता रहे हो, नो मोर सॉल्यूट, फिर फर्स्ट क्यों नहीं आते हो, कैन बी डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल देखो 36 ग्राम salt present in 100 gram of water at 20 degrees Celsius, saturated solution। 36 gram NaCl dissolved in 100 gram water। वैसे और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो 37 भी हो जाता है, at 20 डिग्री सेल्सियस। सोनाक्षी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, बोलो। The solution in which more solute can be dissolved at given temperature is सही called कहती हो, द सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट गिवन टेम्परेचर। कहने का मतलब है कि 5 ग्राम ही डालो NaCl, तो और भी डाल सकोगे ना। 5 ग्राम NaCl in 100 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, तो वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होगा, उसमें तो और भी मिला सकते हैं। जरा आगे देखो। नाउ इतनी बात हो गई, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 10th इससे कंसर्न्ड है तो हमारा काम बन जाएगा। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मास बाई मास परसेंटेज निकालो। तो मास बाई मास परसेंटेज कैसे निकालोगे बताओ। बताओ मास ऑफ सॉल्यूट क्या दिया, ये 10th क्वेश्चन है। मास ऑफ सॉल्यूट NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कितना है 40 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट सांची क्या है, बोलो। 360 ग्राम। और ये मुझे बताओ कि मास ऑफ सॉल्यूशन का क्या फार्मूला है। मास ऑफ सॉल्वेंट वैल्यू प्लेस करो सांची, 40 ग्राम और प्लस 360 ग्राम। जरा इन दोनों को ऐड तो करो, कितना हो जाएगा 400 ग्राम। अब मास बाई मास परसेंटेज निकालो, वैल्यू प्लेस करो, मास बाई मास परसेंटेज। ऊपर फार्मूला दिया, इसी में वैल्यू प्लेस करो, 40 अपॉन 400 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया और 4 से गया ये 10, तो कितना हो जाएगा 10% वेट बाई वेट। इसको क्या लिखते हैं, वेट बाई वेट, क्योंकि 3 तरीके की होती है ना।
कंसंट्रेशन, तो इसे वेट बाय वेट। अच्छा अगला सवाल देखिए, नाउ वी विल सी सॉल्यूशन तुमने देख लिया, अब हम देखेंगे कोलाइड किसे। व्हाट इज कोलॉइड? नीचे का नोट कर लिया क्या? नोट कर लो। कोलाइड का मतलब क्या होता है? इट इज हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। साइज ऑफ पार्टिकल क्या होता है बोलो? ठीक है, पार्टिकल्स इज बिटवीन प्रियांश किसके किसके बीच होता है? 1 nanometer to 1000 nanometer. 1 नैनोमीटर 2000 नैनोमीटर। नैनोमीटर नैनोमीटर का मतलब होता है 1 नैनोमीटर का मतलब है 10⁻⁹ मीटर। सही है? अच्छा अब जरा देखो, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन तो हो गया, इसके अलावा इट गिव्स टिंडाल इफेक्ट। पाथ ऑफ लाइट सीन होगी जैसे उसमें दिखाया जा रहा है, ये दूसरा तीसरा है, टिंडाल इफेक्ट शो हो जाएगा। अगली चीज, इट इज लेस स्टेबल। ये कैसा होता है? लेस स्टेबल है। इट इज लेस स्टेबल का मतलब कैसा होगा बोलो? इन नेचर। फिर से आगे क्लास में दिखा देंगे कि डिटॉल इन वाटर रखने के 2 दिन बाद डिटॉल तुम्हें धीरे धीरे ऊपर आने दिखेगा, या सोप इन वाटर डालेंगे तो सोप का एक अलग लेयर दिखेगा पानी के साथ, पूरा नहीं दिखेगा। तो इसका एग्जांपल क्या है? जैसे डेटॉल इन वाटर, और दूसरा क्या बताइए? सोप इन वाटर, मिल्क, ये सभी क्या है? ये भी कोलाइडर है। ब्लड, ब्लड का भी कभी यहाँ उंगली के बीच में टॉर्च डाली है, देखो कैसे रेड रेड दिखता है, ऐसे डाली तो इसका मतलब पाथ दिखता, तो ब्लड भी है। टी हो सकता है कोलाइडर सॉल्यूशन की? नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग दूध मिलाते हैं। ग्रीन टी नहीं हो सकता। ठीक है, अब बिल्कुल ही फिल्टर कर दो तो बात अलग है। ये सारी चीजें हैं। अच्छा अब जरा देखो कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, इट हैज 2 कंपोनेंट्स। उन कंपोनेंट्स को जिज्ञासा क्या कहते हैं बताओ जरा। इफ जो कोलाइडल सॉल्यूशन है Dispersed phase and dispersing medium. 2 कंपोनेंट्स, ठीक है। जो कम होगा उसे डिस्पर्स्ड फेस कहेंगे, which is less in quantity, it is called dispersed phase, and which is more in quantity, उसे क्या कहेंगे? dispersing medium। जरा इस चीज को देखो, the component which is less in quantity is called dispersed phase। जैसे डिटॉल, एक बूंद डिटॉल डाली होगी तो वो डिस्पर्स्ड फेज हो जाएगा। एग्जांपल है डिटॉल। द कंपोनेंट विच इज मोर इन क्वांटिटी, उसे क्या कहोगे? द कंपोनेंट which is more in quantity is called dispersing medium। ये वाटर हो गया। मान लीजिए मैं कहूं कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम, अगर मैंने ये डेटॉल लिखा है तो ये कम है और ये क्या है? वाटर। अगर ऑयल इन वाटर होगा तो इसे इमल्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? पूरी बात समझ आ गई? अ कोलाइडल सॉल्यूशन
इन विच ऑयल और फैट इज मिक्सड इन वाटर। ऐसा नहीं ऑयल ऊपर नहीं तैरे, मिक्सी में चला दो तो उसकी छोटे छोटे ऐसे साइज हो जाएंगे जो इसी के बीच में लाई करेंगे। किसके बीच में लाई करेंगे? ऐसे होगा तो तेल तैरेगा, तब कोलाइडेड सोल्यूशन थोड़ी है। जैसे दूध है तो क्या दूध के बीच में ही घी है? हाँ, तुम दूध पी लो तुम्हें होठों पे चिकना चिकना लगेगा, ऐसा थोड़ी कि घी ऊपर आ गया और निकालो तो घी निकल आएगा। लेकिन पूरे में जब मिक्स होगा तभी सोल्यूशन बनेगा, तो उसको ऑयल को मिक्सी में चलाना ही पड़ेगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? जैसे हम बटर खाते हैं तो हमारे स्टमक में कोलाइडल सोल्यूशन है, वो बटर खाने के साथ चर्न होता रहता है, मिक्स होता रहता है, सही है। और उससे कौन कोलाइड बनाता है? इमल्सन कौन बनाता है भाई? जूस, इससे गॉल ब्लैडर से, इससे साबुन निकलता है। और साबुन उसके साथ हिला दो, तेल और पानी के साथ अगर साबुन हिला दो तो क्या होगा? बिल्कुल मिल नहीं जाएगा, छोटे छोटे ये साबुन रखता है, सही। अच्छा, तो तुमको इमल्सन की डेफिनेशन समझ में आ गई कि द मिक्सचर ऑफ ऑयल इन वाटर, द कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ ऑयल इन वाटर लिखना, मिक्सचर ना लिखना। क्या लिखोगे? कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ ऑयल इन वाटर इज कॉल्ड, क्या कहोगे? इमल्सन। ये लिख देना, कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ। अब अगला देखो, इमल्सन के साथ और क्या दिया है? जल। कभी तुम बालों में जेल लगाते हो या जेली खाते हो तो दैट इज सॉलिड इन लिक्विड। कभी गुआवा की जेली खाई है तो गुआवा का सॉलिड और पानी में मिला के जेली बना दी जाए। जेली तो तुम लोगों ने जेम्स जेली भी खाई होगी, जस्ट जेली, वो हिलती डुलती रहती। तो सॉलिड इन लिक्विड, कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ, बोलो। इसका एग्जांपल भी देना होगा तो क्या दोगे? मिल्क। मिल्क क्या है? एक इमल्सन है, ध्यान दो, इमल्सन क्या है? मिल्क। अच्छा, कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड हो तो क्या होगा? इज जेल। क्या कहलाएगा? बोलो सर, लिक्विड एंड सॉलिड होना चाहिए। सॉलिड ज्यादा होना चाहिए ना, लिक्विड कम हो और मीडियम क्या हो? सॉलिड बहुत हो और थोड़ा सा ही लिक्विड डालो, तब जेली बनेगी। बात समझ आ गई? जेली पानी ज्यादा डाल दोगे तो नहीं होगा। और तीसरी चीज क्या है? सॉल हो गया। अब सॉल देखो, सॉल में क्या होगा? दैट इज, अब अगर दैट इज सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड में क्या दिया गया है? सॉल का क्या एग्जांपल है? मड हो गया। वो दिखने में ऐसे दिखेगा, सॉलिड इन लिक्विड, दोनों एक ही जैसे दिखते हैं, लेकिन ये पूछा जाता है इसलिए लिख देना। उसे क्या कहेंगे? फिर से समझो, सॉलिड पहले है तो सॉल और लिक्विड पहले है तो जेल। बोलो, बात समझ आ गई? सॉलिड पहले लिख दोगे। अगला क्वेश्चन देखो, दैट इज, तुमको ये तो पता चल गया कोलाइड क्या होता है। कोलाइड इज, ये लेस स्टेबल इन नेचर, ऐसा मैंने लिखा है क्या कि नहीं लिखा अभी? लेस स्टेबल है। इट्स ऑल कंपोनेंट पास थ्रू फिल्टर पेपर बट सम कंपोनेंट विल नॉट पास थ्रू माइक्रोफिल्टर। बोलो, ये जो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर का साइज है, ये डिस्पर्स्ड फेस का है कि डिस्पर्सिंग मीडियम का है? वास्तव में ये इन्हीं का है, क्योंकि तुम पानी में मिलाओगे डिटॉल तो क्या पानी का 1 नैनोमीटर से ऊपर हो जाएगा? उसी पानी में तो तुमने NaCl मिलाया था। सो ये साइज किसका दिया है? ठीक है, द साइज ऑफ 1 नैनोमीटर। तो द डिस्पर्स्ड फेस रिमेन्स एज, वो ऊपर रह जाएगा रेसिड्यू, और डिस्पर्सिंग मीडियम नीचे चला जाएगा। बोलो, समझ में आ गई बात? कहने का मतलब है मेरे पास 2 फिल्टर है। कौन कौन सा फिल्टर है? ये देखो, एक नॉर्मल फिल्टर है, नॉर्मल फिल्टर पेपर, और दूसरा कौन सा है? माइक्रो फिल्टर। तो नॉर्मल फिल्टर से अगर तुमने पास किया इसको तो बोलो क्या होगा? ये देखो, ऑल कंपोनेंट विल पास थ्रू नॉर्मल फिल्टर पेपर, सब पास हो जाएगा। मान लीजिए आपने इसमें से डेटॉल वाटर डाला
तो डेटॉल वाटर क्या होगा बोलो, सब पास हो जाएगा, नो रेसिड्यू लेफ्ट। ये 10 पैसे वाला, ये कैसा फिल्टर पेपर है, और भी सस्ता का है तो ये पूरा बंडल ही हमको मिला हुआ है 5 रुपए का, ये 5 रुपए का बंडल है क्योंकि अखबार से बना हुआ है। लेकिन एक मेरे पास माइक्रो फिल्टर भी है, पार्चमेंट पेपर, जो पिग्स ब्लैडर से बना है, ये 300 रुपए। तो माइक्रो फिल्टर के छेद कैसे होते हैं बताओ, समझ में आई बात कि नहीं? माइक्रो फिल्टर के छेद बहुत छोटे छोटे होते हैं, और ये 10 पैसे वाला अखबारी कागज है। तो क्या लिखे बताइए, इट्स ऑल कंपोनेंट पास थ्रू नॉर्मल फिल्टर, हाउएवर सम कंपोनेंट डू नॉट पास थ्रू माइक्रो फिल्टर। सही है, इट्स ऑल कंपोनेंट pass through microfilter, but some component do not pass through। इसको कैसे अलग करेंगे अभिनव? मिल्क को कैसे अलग करोगे, ब्लड के कंपोनेंट को कैसे अलग करोगे? सर सेंट्रिफिकेशन से। बहुत अच्छा, माइक्रोफिल्टर। ये क्या है, माइक्रोफिल्टर समझ में आ गया? यहाँ बच जाएगी डिटॉल, यहाँ क्या बच जाएगी, और नीचे क्या आ जाएगा बोलो, वाटर। और जब तुम नॉर्मल फिल्टर से करोगे तो क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, और यहाँ नीचे क्या बचेगा बोलो, डेटॉल इन वाटर। तो बोलो कौन सा अच्छा है, किसके छेद छोटे, इसके छेद छोटे हुए, कभी तो ट्रैप कर लेता है। इट्स पार्टिकल, हाँ पास थ्रू नॉर्मल फिल्टर लिखो, नॉर्मल फिल्टर। अच्छा ये बताओ, इसको तुम ब्लड को कभी देखा, सेंट्रीफ्यूज हमने दिखाया मशीन, तो सारे कंपोनेंट, और मिल्क को भी ऐसे चलाते हो मिक्सी में, कैसे मक्खन अलग हो जाता है, भारी चीज अलग हो जाती है, हल्का हल्का मक्खन बीच में रह जाता है, या हाथ से भी बिलोने में मक्खन बीच में आ जाता है। तो इसको कैसे अलग किया जाता है बताओ, इसके कंपोनेंट को, सेंट्रीफ्यूगेशन। इट्स कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड बाय, its components are separated by centrifugation। अब जरा देखो अगला सवाल, that is defined suspension। निलंबन से तुम क्या समझते हो, इस चीज पे भी ध्यान दीजिए। Suspension is a kind of heterogeneous mixture। सस्पेंशन क्या है, जैसे चॉक इन वाटर। देखो सस्पेंशन इज heterogeneous mixture whose size of particle, Rohit, More than 1,000 are more than 1000 nanometer। It is unstable। चॉक तुरंत नीचे चली जाती है, या डस्ट होगी तो कमरे की डस्ट नीचे बैठ जाएगी जरा देर में। इट इज अनस्टेबल। अच्छा क्या तुमको चॉक दिखाई पड़ती है? सो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन इज विजिबल। समझ में आ गया? तुमको आराम से दिखाई पड़ जाती है। बाउंड्री ऑफ सेपरेशन ऑफ पार्टिकल, सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स कैन बी सीन विथ नेकेड आई। तुम्हें कभी कभी धूप में धूल के कण दिखाई पड़े, वो सस्पेंशन ही है। सीन विथ नेकेड आई। अच्छा, इट गिव्स टिंडाल इफेक्ट। ये टिंडाल इफेक्ट देगा। और इट्स कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय, मोहजीत बोलो। बहुत अच्छा, अनुष्का बोलो। हाँ, बाय सिंपल फिल्ट्रेशन।
अगर तुमने रेत को इसमें डाल दिया तो तुमको महंगा वाला चाहिए क्या? पार्चमेंट से काम करोगे? हम अखबार से छान के दिखा दे तुमको। ठीक है भाई, नॉर्मल फिल्ट्रेशन। अच्छा, अब जरा इसका एग्जांपल देखो। सैंड इन वाटर, chalk in water, dust in air, dust in air। अब तुम इस पे डिफरेंस लिख लोगे सभी पे। ये डिफरेंस समझ में आ गया? ये देखो फ्लो चार्ट तो सबका लिख लोगे, प्योर सब्सटेंस क्या है, एलिमेंट क्या है। ठीक है, एलॉय के बारे में क्वेश्चन में बताओ। ये बताओ एलॉय क्या होता है? मिश्र धातु। एलॉय किसे कहते हैं? When different metals and non-metals are homogeneously mixed, alloy क्या है? When metals, ठीक है, या non-metals are homogeneously mixed, पिघला के मिलाया जाए, which essentially contains one metal। सिर्फ नॉन मेटल से एलॉय नहीं बनता है। तुम सोचो कि कार्बन सल्फर से मिला के एलॉय नहीं बना, एक मेटल तो होना ही चाहिए और वो ज्यादा क्वांटिटी में। which, ठीक है, melted and casted, which essentially contain, इसमें आवश्यक तौर पर क्या हो? essentially contains one metal is called alloy। alloy का एग्जांपल देखो, जैसे ब्रास। ब्रास में क्या क्या होगा आरिश? बोलो। बहुत अच्छा, 70% और 30%। तो फिर ब्रॉन्ज में क्या होगा? बोलिए। कॉपर प्लस टिन 70%, और ये कितना हुआ? 30%। बोलो, समझ में आ गया? क्या एलॉय और मेटलॉइड सेम है? मेटलॉइड्स आर एलिमेंट्स और एलॉयज तो मिक्सचर ऑफ मेटल्स या नॉन मेटल्स। अलग अलग चीज है कि नहीं? बोथ आर डिफरेंट। क्या लिख दोगे? बोलो। मेटलॉइड्स क्या हैं? वो तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं। तो एलिमेंट क्या कभी एलॉय हो सकता है? एलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर और सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशंस। एलॉयज क्या है? Alloys are homogeneous mixture या true solution, while metalloids बसी दिया सब टीपो है। ये क्या होता है बताओ? एलिमेंट्स। देखो, चाय तुमको खुद बनानी है, चाय मैं नहीं बताऊंगा कैसे बनानी है, खुद अपना सादा डाल के बना लेना, ऐसा बनाना। ठीक है कि नहीं? ये तुम्हें समझ में आ गया? टिंडाल इफेक्ट, कंसंट्रेशन, सैचुरेटेड, ये सब समझ में आ गया। ये भी चीजें समझ में आ गई। चलो अब देखो, तुमको ये पेपर 6:45 तक करना है। ये समय की जरूरत है क्योंकि मुझे आपसे आउटपुट लेना है एग्जाम में। तो कोई लेट हो जाए तो कोई दिक्कत है। ठीक है, टाइम से कर देते हैं। पेपर 6:45 तक जितना कर पाइए कर। हाँ, फ्लो चार्ट और वन एग्जांपल। ये 5 नंबर का होगा, ये 2 नंबर का होगा, ये 5 नंबर का, 1 2 3 4 5, ये भी 5 नंबर का, मेक यूज ये भी 5 नंबर का, ये 2 नंबर। अब तुम अपने हिसाब से कर लेना जो जैसे करना है।